जय हिंद साथियों। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उस श्रृंखला का बायोलॉजी की श्रृंखला का मॉक 22। मॉक 21 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, और मॉक 21 तक आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोगों ने साझा किया है। उम्मीद है आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप समय समय पर उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत की गई, आज की गई मेहनत जो है कल आपका रिजल्ट जरूर बनाएगी। आने वाली सभी एग्जाम्स में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत अगर तन मन और धन से की जाए तो अपनी कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं और सब कुछ सकारात्मक जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग मॉक 22 के क्वेश्चन से। पर इसके पहले मॉक 21 का होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। आप सभी ने इसका प्रश्न का जवाब यहां पर दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है, यहां शब्द किसने प्रतिपादित किया था। प्रोटोप्लाज्म सेल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा इसको स्टडी किया गया था। यहां पर रॉबर्ट हुक दिया गया है, जोहान इंजिलवर्दी पर्किंस दिया गया है, जेजी मेंडल दिया गया है और चार्ल्स डार्विन। तो हम लोग अगर प्रोटोप्लाज्म को समझे ध्यान से, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, हमारे सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। अगर हम लोग इस लिक्विड की बात करें तो दो टाइप के लिक्विड यहां पर होंगे। एक प्रकार में होगा कोशिका का द्रव, साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक होता है केंद्र की द्रव, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव, जिसे हम लोग केंद्र की द्रव के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव केंद्रक से बाहर जो स्ट्रक्चर होगी, अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक सेल में, एक कोशिका के अंदर जो सुव्यवस्थित केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहां जो द्रव पाया जाता है केंद्र की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच, इस द्रव को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यह द्रव साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम लोग इस द्रव की बात करें तो इस द्रव को प्रिय विद्यार्थियों में आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से हम लोग जानने वाले हैं। जब इन दोनों द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो यहां प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जीव द्रव के नाम से भी जानते हैं। जीव द्रव कोशिका के संपूर्ण द्रव को हम लोग नाम देंगे। इसका थ्योरी 1935 में जीव द्रव्य की खोज की गई थी। 1835 में जुवार्डिन के द्वारा प्रोटोप्लाज्म को खोजा गया था। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था, या इसका जो नोमेनक्लेचर है वह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। वही एक टर्म आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सुलजे। सुलजे नामक वैज्ञानिक यहां से पूछे जाते हैं कि सुलजे द्वारा क्या किया गया था। तो पहला प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी कि जीव द्रव्य सिद्धांत यहां इनके द्वारा दिया गया था। जीव द्रव्य सिद्धांत, पहला प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव्य सिद्धांत यहां पर बनाया गया था सुलजे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुरकिंजे द्वारा इसका नामकरण किया गया था। यानी यहां प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था, जोहानसन के द्वारा खोज की गई थी। तो चलिए, यह मॉक 21 का हम लोगों ने होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लिया है। इसका सही जवाब आप सभी ने दिया था, जिसका सही आंसर होने वाला ए। तो 22 मॉक की शुरुआत करेंगे इसके पहले क्वेश्चन के साथ में। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज फिर मैं 20 क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये 20 क्वेश्चंस में हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि आरएच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार का है। तो आरएच कारक यहां पर क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, आरएच फैक्टर क्या होता है। अगर हम लोग आरएच फैक्टर को समझे तो आरएच फैक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां 1940 में, 1940 में दो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विनर प्लस कार्ल लैंडस्टीनर। विनर प्लस कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से 1940 में आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। आरएच फैक्टर क्या है, तो आरएच फैक्टर को कहां से खोज किया गया था, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये विशेष प्रजाति के एक बंदर के द्वारा यहां से इसको प्राप्त किया गया था।
रिसेस प्रजाति का बंदर, जिससे आरएच फैक्टर को ऑब्टेन किया गया था, और इसी से इसका जो टर्म यहाँ पर हुआ वो हुआ आरएच फैक्टर, क्योंकि आरएच का मीनिंग यहाँ पर रिसेस होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो एक विशेष प्रकार में यानी सभी मनुष्यों में पाया जा सकता है। तो जिनमें आरएच फैक्टर होंगे उन्हें उनके ब्लड ग्रुप को हम लोग ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पॉजिटिव यानी यहाँ पर आरएच फैक्टर का पाया जाना। तो आरएच स्पेक्टर का पाया जाना यहाँ पर पॉजिटिविटी को दिखाएगा कि यहाँ एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा है। तो रिसर्च जो है आरएच है वो किस प्रकार से संबंधित है, तो क्या एक कपी से या फिर मानव से, एक बंदर से? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि जो आरएच कारक है उसका संबंध एक प्रकार के बंदर से हम लोग देने वाले। इसका नाम होगा रिसर्च प्रजाति का बंदर। कार्ल लैंडस्नर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी 1902 में। तो मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है। आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखते चलें, क्योंकि आपको पढ़ते वक्त कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको हर एक क्वेश्चन में समझाता हूं, आने वाली सभी एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर वही कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में सीधा कॉपी होने वाला है। तो आज आप लोगों को मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लिए तैयार होगा आगे के लिए। तो बिल्कुल आप इन्हें रिवीजन भी करते रहें, बढ़िया से नोट्स बनाते चले, ताकि समझ में अच्छे से आपको आने लगे। तो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि इनमें से वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र का मतलब होगा यहां पर कि इको फ्रेंडली इनमें से कौन नहीं होता, कि हमारे पर्यावरण के लिए कौन सुरक्षित नहीं है या अच्छा नहीं है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। आप सभी लोग सोच पा रहे होंगे कि यहां सर सभी प्लांट हैं और सभी प्लांट तो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका पर्यावरण से इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, यहां मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बबूल, नीम और पीपल की। ये पौधे काफी अच्छे माने जाते हैं, उपयुक्त तो माने जाते हैं, इन्हें इको फ्रेंडली के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम लोग यूकेलिप्टस की बात करें, तो यूकेलिप्टस के बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी बात समझाने वाला हूं। यूकेलिप्टस क्या होता है? अगर हम लोग यूकेलिप्टस को ध्यान से समझें तो यह एक प्रकार का एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म यानी कि यहां हम लोग बोलेंगे आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधा एक प्रकार का आवृत बीजी पौधा। अगर हम लोग ये भी देखें कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन है, तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट हम लोग यूकेलिप्टस को मानते हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे कि यह जो पौधा होता है इसे हम लोग इको टेरर के नाम से जानते हैं। इको टेरर के नाम से जानते हैं, यानी इको टेररिस्ट, पर्यावरण का आतंकवादी भी इसे कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी नाम का पौधा, पर्यावरण का आतंकवादी या इको टेररिज्म यहां पर पाया जाता है। इको टेररिस्ट है, पर्यावरण के लिए इतना अच्छा ये पौधा नहीं होता है। चलिए क्या प्रमुख कारण हैं, उन कारणों को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर हम यूकेलिप्टस की बात करें, तो यूकेलिप्टस अगर देखा जाए तो हमारे शरीर, हमारे जो भूमि के अंदर जल भंडारण होता है, जो हमारा वाटर लेवल मैनेज हुआ है, उसे यह कम करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जल भंडारण को कम करना, जल भंडारण को कम करना, हमारा जो वाटर कैपेसिटी है या अंडरग्राउंड वाटर है, उसका ये स्तर को कम करने में देखा जाता है कि इसके द्वारा उसका स्तर कम हो जाता है। तो यहां पर भूमिगत जल को भी यह कमी करने में, भूमिगत जल जो होता है अंडरग्राउंड वाटर, उसको यह कम करता है, और इसी के कारण इसे इको टेररिस्ट के नाम से जानते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा कि किस पौधे को बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक किस पौधों को जाना जाता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया गया है कि प्याज के काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है। यानी सीधा सा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो प्याज में कुछ केमिकल यहां पर मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या प्याज की कोशिकाओं में सल्फर की अवेलेबिलिटी होती है,
क्या प्याज की कोशिकाओं में कार्बन पाया जाता है, या इन कोशिकाओं में वसा की उपस्थिति होती है, या कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का प्रेजेंस होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग प्याज की बात करें तो प्याज में, प्रिय विद्यार्थियों, प्याज में एक महत्वपूर्ण यौगिक हमें देखने को मिलता है, और यह महत्वपूर्ण यौगिक क्या हो जाएगा? तो एलाइल एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड। आप इस कंपाउंड का नाम अपने पास लिख लें कॉपी में, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड। यह वह कंपाउंड है जो प्याज में अवेलेबल होता है। अगर हम लोग देखें प्याज में किसकी उपलब्धता सबसे अधिक होती है, तो सल्फर। और इसी सल्फर के कंपाउंड की वजह से, जिस कंपाउंड का नाम एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड मैंने लिखा है, तो इस कंपाउंड की वजह से प्याज में, प्याज काटते वक्त उसकी कोशिकाओं में जो उपस्थित या विद्यमान सल्फर है वह हमारी आंखों तक जाके रिएक्ट करेगा और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? तो बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है कि सभी इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज का आज 22 पार्ट हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में जाके इसका भी जवाब दें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें और भी ऊर्जा देता है। आगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? यहाँ दिए गए सभी ऑप्शन में आपको पहचानना है कि यहाँ जड़ कौन है, यानी रूट्स का एग्जाम्पल कौन है। क्या प्याज एक जड़ है, या फिर आलू, गाजर, या फिर अदरक? तो यहां जो ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं, रूपांतरण या मॉडिफिकेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं आकारिकी, पादप आकारिकी। आजकल इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आकारिकी से क्वेश्चन आया यहां पर कि जड़ क्या है। प्याज अगर हम लोग देखें तो प्याज एक प्रकार के तने का रूपांतरण माना जाता है। प्याज एक प्रकार का तना होता है, इसे हम लोग सल्ककंद के नाम से भी जानते हैं। आलू की अगर हम बात करें तो आलू भी एक प्रकार का तना होता है, यह भी एक प्रकार का स्टेम मॉडिफिकेशन माना जाता है, और आलू एक प्रकार का ट्यूबर माना जाता है, वही अगर हम लोग गाजर की बात करें तो गाजर एक प्रकार की जड़ होती है, और अदरक भी एक प्रकार का तना होता है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों प्रकार के तने होते हैं। वही अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर एक प्रकार की जड़ मानी जाती है। अब गाजर किस प्रकार की जड़ होती है? तो जड़ों के रूपांतरण में अगर हम लोग गाजर का स्ट्रक्चर देखें तो गाजर एक प्रकार की शंकु रूपी या फिर इसे हम लोग कॉनिकल शेप्ड के नाम से भी जान सकते हैं। इसका जो शेप्ड होगा वह कॉनिकल शेप्ड होगा। तो शंकुरूपी जड़ होती है। शंकुरूपी जड़ का मतलब है कि यह कोन के आकार की होती है। वही अगर हम लोग इसका रूपांतरण देखें तो जड़ों में यह एक प्रकार की मूसलाजड़ मानी जाती है। मूसलाजड़ जिसे हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं। टैप रूट वे रूट होती है जिनमें छोटे छोटे रेशे भी पाए जाते हैं, और इन रेशों को हम लोग प्राथमिक जड़ के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी रूट। और वही जो मेन जड़ होती है ये प्राथमिक जड़, और जो दूसरी जो यहाँ पर जो छोटी छोटी रेशेदार जड़ें होंगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इन जड़ों को मैं द्वितीयक जड़ कहूंगा, द्वितीयक जड़। वही एक जड़ होगी यहां, इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक जड़ या प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़, या फिर इसे हम प्राइमरी रूट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इतनी जानकारी कि गाजर एक प्रकार की कोनिकल शेप्ड रूट मानी जाती है। वही अगर हम देखें तो मूसलाजड़, टेप रूट, क्योंकि टेप रूट के अंदर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट दोनों पाई जाती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, गाजर एक प्रकार का जड़ का रूपांतरण है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है यहां पर कि इनमें से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करता है? अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चन को समझें, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आप उसका आंसर भी बहुत जल्दी लगाने का ट्राई करोगे। यहां पर पूछा गया है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 यहां पर पूछा गया है। अगर हम लोग देखें तो हम सभी ने एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और इस प्रोसेस का नाम मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों यूजफुल होते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जहां जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, यानी जब हम यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में यह क्रिया करवाई जाए और यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो यहां C6H12O6 यहां एक प्रकार का ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और यह ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तो कौन बदल सकता है? तो यहां जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन है
शैवाल, कवक, मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों ऑप्शन में से शैवाल में यह क्षमता पाई जाती है कि यह इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, क्योंकि यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम माना जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम माना जाता है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन को आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनाया जाता है एग्जाम्स के द्वारा, पर ये होते बड़े इजी और आसान है। तो यहां ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत आप लोगों को बताना है कि इनमें जो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इनमें कौन ऐसे दो मेन सोर्स है जहां से प्रोटीन सबसे ज्यादा मिल सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पहला ऑप्शन दिया गया है मीट्स एंड एग, यानी मांस और अंडे। यहां पर दिया गया है कुछ एल्गी, या फिर यहां पर दिया गया है सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा, या फिर सोयाबीन और मूंगफली, और दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो अगर हम प्रोटीन के सोर्स की बात करें, तो अगर प्रोटीन अवेलेबल हम लोग देखें तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले नाम आता है प्रोटीन के लिए सोयाबीन का, जिसमें 35 से लेकर 42% तक यहां पर प्रोटीन अवेलेबल हो सकता है। वही अगर हम लोग मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में ओवरऑल यहां हम लोग देखें कि तो कुल भार का 26% के अप्रोक्स यहां पर प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो ये दोनों डाटा अगर हम सोयाबीन और मूंगफली को देखें तो प्रोटीन के एक बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो यहां सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आपके लिए सभी के लिए एक प्रश्न यहां पर होने वाला है कि प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, उन रोगों का नाम, किन्हीं दो रोगों का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जब भी आंसर दें, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इन आंसर को आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाना है, पूरा डिटेल लिखना है, ताकि इन कमेंट्स को पढ़कर दूसरे बच्चे भी जानकारी प्राप्त कर सके। तो आंसर हमें शॉर्ट में नहीं लिखना है, बल्कि आंसर्स को हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल लिखना है, ताकि उसे अच्छे से पढ़कर लोगों के द्वारा समझाया जा सके। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों को सी मिला। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। कॉकरोच के बारे में आप सभी ने पढ़ा है कि कॉकरोच एक प्रकार का जंतु होता है। यह जंतु हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन में किस संघ से बिलोंग करता है? तो इसके संघ का नाम होने वाला है, इसके ग्रुप का, फाइलम का नाम होने वाला है आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच एक प्रकार के ऑर्थोपोडा का जानवर होता है, क्योंकि आप सभी ने यह पढ़ा होगा कि दुनिया के सभी कीट या दुनिया के सभी इंसेक्ट ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑर्थोपोडा में इंसेक्टा कैटेगरी करके पूरा ग्रुप बना गया है जहां पर दुनिया के सभी कीट वर्गों को रखा गया है। अगर हम लोग डिस्कस करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में कुछ विशेष बातें जो हम लोगों को ध्यान से समझना है। नंबर 1 पॉइंट कि जो कॉकरोच होता है इसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। ऑर्थोपोडा तक आते आते अगर हम लोग देखें तो काफी चीजें महत्वपूर्ण डेवलप हो चुकी थी, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, या फिर हम लोग उत्सर्जन अंगों को बात करें, या फिर हम लोग श्वसन को भी डिस्कस करें, तो काफी चीजें यहाँ पर डेवलप मानी गई थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यह जल में जिंदा क्यों नहीं रह सकता, और क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। तो ऑर्थोपोडा में अगर हम लोग श्वसन की बात करें तो यहां पर कुछ जानवर जो थे, जो नॉन इंसेक्ट्स थे, उन नॉन इंसेक्ट्स में एक ऑर्गन यहां पर डेवलप हुआ था जिसका नाम था बुक लंग्स। और ये बुक लंग्स, जिन्हें हम लोग पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं, पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं, पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें हम लोग बुक लंग्स के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक प्रकार का श्वसन अंग माना जाता था इन जानवरों में, और श्वसन अंग माना जाता था, पर यह नॉन इंसेक्टा के अंतर्गत माना जाता था, जो कीट वर्ग के प्राणी नहीं हुआ करते थे। वही अगर हम लोग कीट वर्ग की बात करें कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स की बात करें, तो इनमें ट्रेकिया या फिर इन्हें हम लोग श्वास नली या फिर ट्रेकिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो जितने भी कीट वर्ग थे यहाँ पर, वो सभी के सभी जो श्वसन करने का कार्य करते थे वो किसके द्वारा करते थे? ट्रेकिया या फिर श्वास नली के द्वारा। ट्रेकिया या फिर श्वास नली के द्वारा। आप लोगों को सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी कि यहां जितने भी कीट होंगे वो ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा
श्वसन करेंगे और वही जो नॉन इंसेक्टा होगा वह बुक लंग्स के द्वारा। जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बिच्छू का श्वसन अंग क्या होगा, क्योंकि बिच्छू जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, वही इसका श्वसन अंग बुक लंग्स या पुस्तक फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को ये सभी समझ में आया। अगर हम लोग पढ़े गिल्स क्लोम, तो यह सभी गिल्स जो होते हैं मछलियों में होंगे, क्योंकि मछली जलीय जीव है। यहाँ अगर हम लोग वातक या फिर हम लोग बात करें ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि ट्रेकिया ही कॉकरोच का एक श्वसन अंग माना जाता है। इसीलिए यहां ये जल में नहीं पाया जाता, यह स्थल भाग में ही पाया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को यहां समझ में नहीं आता है, आप यहां पढ़ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यह क्वेश्चन है। इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, सबसे पहले जिसे हम लोग बोलते हैं वैश्विक तापन, या फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, पृथ्वी का तापमान बढ़ना या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। हाँ, आप सभी ने ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर एक गैस जिम्मेदार होती है जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यह हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की गैसेज है, और ये जो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे अर्थ के सराउंड फैला देती है। तो यहाँ जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस बढ़ने से क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या नंबर 1 पर यहां पर दिया है राइज इन सी लेवल, क्या समुद्र का जो लेवल है, स्तर है, उसमें वृद्धि हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, यानी चेंज इन द क्रॉप फॉर्म, तो फसलों का जो स्वरूप है, जो अभी लगाई जाने वाली है, क्या उनका स्वरूप बदल सकता है। या फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कोस्टलाइन है या तट रेखा क्षेत्र है, क्या उनमें परिवर्तन होगा, या फिर यहाँ पर दिया है उपयुक्त सभी। देखिए, जितने भी यहाँ टॉपिक आप लोगों को दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, आप लोग सभी इनको ध्यान से पढ़िए कि अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ा, तो ये सभी पॉसिबिलिटीज बनती है कि वायुमंडल में इतना सारा चेंजेस हो सकता है। अगर वाटर लेवल इंक्रीज करता है तो राइज इन सी लेवल भी होगा। सीधी सी बात है, यहाँ फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वही हम देखें तो जो हमारे तट रेखा या कोस्टलाइन है, उनमें भी चेंजेस होगा, क्योंकि सी लेवल या फिर वाटर लेवल को बढ़ने से ये परिवर्तित हो सकती है। तो यहां पर इनमें से दिए गए सभी ऑप्शन हमारे लिए सही होने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आने वाला क्वेश्चन माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है। 9 हमारे पास है। 9 क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं, जिसे हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। काफी समय से एग्जाम क्वेश्चन इसको टारगेट कर सकते। अगर हम लोग देखें तो बेसिक क्वेश्चन माना जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन माना जाता है। तो यहाँ 120 डेज बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 120 डेज आरबीसी का जीवन काल होता है। अगर हम लोग आरबीसी को डिस्कस करें तो आरबीसी हमारे अंदर लाल रक्त कणिका के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिका भी इनको हम लोग कहते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आरबीसी का हमारे अंदर अन्य नाम भी होता है, यानी आरबीसी की जो एक सेल होती है उसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से यहाँ पर आरबीसी को जाना जाता है। देखिए, मैं आपसे चाहूंगा कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को थोड़ा अदर चीजों पर भी ध्यान देना है कि आप लोग आरबीसी बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है एग्जाम्स में, उन्हें भी हम लोग फोकस करें। तो इसकी जो एक सेल होती है उसे हम लोग एरिथ्रो साइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आरबीसी का जीवन काल देखें तो 120 डेज होगा। अगर हम लोग इसका निर्माण देखें कि आरबीसी का निर्माण शरीर में कहां होता है, तो इसका सही आंसर होने वाला है बोन मेरो या अस्थि मज्जा। हमारे अस्थि मज्जा बोन मेरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को, या इसे हम लोग तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, तिल्ली, या फिर आप इसे स्प्लीन के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहां मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्क छोड़ के जाने वाला हूं कि आपको यहां आरबीसी से कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और डिटेल नोट्स के साथ देना है। ऐसा नहीं कि आप लोग शॉर्ट में लिखें, डिटेल नोट्स के साथ यहां देना है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
एरिथ्रोपोएसिस नाम किसका होगा, यह किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोगों ने देखा 120 डेज। वही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 से 5 दिन के टाइम ड्यूरेशन में जीती है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना मैटर समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन 10 है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, यानी रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अगर हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर की बात करें कि एक जो प्लांट होता है कोई भी जब वो ग्रो करेगा कितना तापमान लगता है। देखिए, किसी भी बीज के अंकुरण के लिए अगर हम लोग इतना डिस्कस करें कि जो बीज का अंकुरण होता है, इस बीज के अंकुरण के लिए हमारे पास तापमान होना अत्यंत आवश्यक है। वही तापमान के साथ में मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। वही मिट्टी में नमी की मात्रा भी होनी चाहिए और इस नमी में खनिज लवण भी होना जरूरी है। आप अगर देखोगे कि किसी भी सीड्स को ग्रो करवाने के लिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल फैक्टर माने जाते हैं। वही तापमान अगर कितना होना जरूरी है न्यूनतम, कि न्यूनतम पेड़ उग सकता है, तो इसका सही जवाब मैं आपको देने वाला हूं कि 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस टेम्परेचर में कोई भी पेड़ उग सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आज क्या है? क्वेश्चन है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन है? अभी तक आपने एंजाइम पढ़े और आज का क्वेश्चन आप देखिएगा कि द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड। अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन ही है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनको पढ़ा भी नहीं है। तो अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? प्रोटीन। प्रोटीन जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पहला नाम दिया है रूबिस्को, यहाँ डीएनएस या फिर इन्वर्टेज या जाइमिन, ये सभी के सभी एंजाइम माने जाते हैं। परंतु अगर हम लोग बात करें हमारे शरीर की, तो मानव शरीर में आप लोगों को एक विशेष नोट जो आप लोगों के नोट्स में होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा। तो यहाँ सबसे अधिक या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी होने वाला है कोलेजन। कोलेजन नामक प्रोटीन, और ये कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है। वही अगर हम लोग आगे देखें कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो पृथ्वी पर यानी कि मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ, इसका नाम होने वाला है रूबिस्को। रूबिस्को नामक प्रोटीन अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। सही जवाब इसका होना है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपसे डिस्कस करता हूं हर क्वेश्चन में, जिसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि गोल्गी काय उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इस सेशन का। गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी किसे कहते हैं? तो उत्पन्न किससे हुए? गोल्गी बॉडी को किसने बनाया? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो सेल्स के अंदर गोल्गी काय होती है, गोल्गी काय होती है, ये क्या काम करती है? इसे कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के नाम से भी जानते हैं या ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग यातायात प्रबंधक पुलिस के नाम से भी जान सकते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक पुलिस कौन है? तो आप लोग कहोगे कि यह गोल्गी का ही है। कैमिलो गाल्गी ने इसकी खोज की थी। अगर हम लोग इसकी खोज करता देखें, कैमिलो गाल्गी, कैमिलो गाल्गी के द्वारा इसको खोजा गया था। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो गाल्गी काई है, ये गाल्गी काई बना किसका है? तो ये कहानी शुरू होती है, अगर हम लोग देखें तो हमारे अंदर अंतः प्रद्रव्य जालिका पाई जाती है कोशिकाओं में, यानी जिन्हें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इनका शॉर्ट नेम मैं ईआर के नाम से भी जान सकता हूं। इन अंतः प्रद्रव्य जालिका से निर्माण होता है गोल्गी काय का। गोल्गी काय का, गोल्गी काय किसके बने होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं। वही अगर ये गोल्गी काय किसका निर्माण करेंगे, तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे आगे पूछा जा सकता है। तो हमारे कोशिका के जो एटम बम होते हैं या फिर जिन्हें हम लोग आत्महत्या की थैली या सुसाइड्स बैग्स होते हैं सेल्स के, वो लाइसोसोम को जानते हैं। तो इस लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह निर्माण गोल्गी काय के द्वारा होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोल्गी काय बना किससे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वही लाइसोसोम का निर्माण किसने किया है? गोल्गी काय ने किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्गी काय का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एक कोशिका के अंतर्गत
किया जाता है। तो सेल के अंदर सभी पैकेजिंग वर्क या फिर ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस या सारी चीजें कौन सा जो पदार्थ है वो बाहर जाएगा या अंदर आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? गोल्गी इकाई करेगा। सही जवाब इसका डी होना है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीव प्लेट्स इज अ पार्ट ऑफ। सलनी पट्टिकाएं किसका एक भाग है? देख लीजिएगा, लेवल आपके सामने है क्वेश्चंस का। जो नहीं पढ़ने में आते हैं उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलनी पट्टिकाएं क्या होती है? तो अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं फ्लोएम के बारे में, आप सभी को इसकी जानकारी होगी कि आप लोगों को यहां पर पता होगा कि जो फ्लोएम होते हैं वो पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम। वही जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर तक लेकर आता है। पर क्या आप लोगों ने पढ़ा कि ये फ्लोएम जो होता है ये 5 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। इसकी 5 प्रकार की कोशिका होती है, और इसी कोशिका में एक कोशिका होती है जिसे हम लोग चलनी नलिका के नाम से जानते हैं। चलनी नलिका, या इसे हम लोग सीव ट्यूब्स के नाम से भी जान सकते हैं, सीव ट्यूब्स। वही अगर हम लोग देखें, अगली होती है चलनी कोशिका। चलनी कोशिका, या इसे हम लोग सीव सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर कंपेनियन सेल, सहसरी कोशिका, या फिर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो फ्लोएम होता है उसका एक पेरेन्काइमा टिश्यू भी होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। देन यहाँ पर फ्लोएम फाइबर भी देखने को मिलेगा। तो कुल प्रकार के 4-5 प्रकार की सेल्स यहाँ पर पाई जाती। तो चलनी वाहिका का संबंध किससे है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होने वाला है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग पोषवाह के नाम से भी जानते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें पढ़िए, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए इन क्वेश्चन पर, और आगे आपको एग्जाम से बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आएंगे और इनके कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में कॉपी होते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए, तो अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आज के सेशन का 14 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे? जो क्रॉल करते हैं, यानी जो रेंग कर चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, रेंग कर चलने वाले जीवों को सरीसृप के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने सर्प को पढ़ा होगा, छिपकली यहाँ पर एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। वही अगर हम लोग मगरमच्छ की बात करें, तो ये सभी महत्वपूर्ण जो एग्जाम है, ये रेप्टाइल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनासोर पाए जाते थे अर्थ पर एक समय, और ये डायनासोर विलुप्त तो हो चुके, पर ये किस संघ से बिलोंग करते थे? तो डायनासोर भी एक प्रकार के सरीसृप माने जाते। क्या माने जाते हैं? रेप्टाइल कैटेगरी में रखे जाने वाले होते हैं डायनासोर्स। तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ रेंकर जो चलते हैं उन्हें सरीसृप के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग रेप्टाइल के नाम से भी जान सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिस्टेक रहेगा। यहाँ रेप्टाइल को आप लोग सरीसृप लिख दीजिएगा, सरीसृप लिख लीजिएगा। इसका इंग्लिश टर्म आप लोग थोड़ा नोट कर ले। सही आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। यहां हम लोग देखें कि क्वेश्चन 15 यहां पर दिया गया, कामला एक बीमारी होती है। कामला जिसे हम लोग सामान्य भाषा में पीलिया के नाम से भी जानते हैं, कि लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में अक्सर यह बीमारी देखने को मिलती है। तो यहाँ दिया गया अग्नाशय, आंत, यकृत या फिर आमाशय। हम लोग अगर यकृत को डिस्कस करें तो यहां से निकलने वाले इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन में आप लोगों ने सभी ने बिलीरुबिन नामक प्रोटीन का नाम सुना होगा। 2 प्रकार के प्रोटीन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। यहां अगर हम बिलीरुबिन की बात करें तो बिलीरुबिन की अधिकता होने की, यह एक प्रकार का पीले रंग का वर्णक पाया जाता है, हमारे अंदर प्रोटीन होता है, और इसकी मात्रा अधिक होने से हमारे शरीर के अंदर पीलिया डिसीज हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया जिसमें हम लोग तो जो शरीर के अंग होते हैं उनमें पीला रंग महसूस कर सकते हैं। तो सही जवाब होने वाला है कि यकृत इसका इनडायरेक्टली आंसर होना है, क्योंकि बिलीरुबिन यकृत ही स्रावित करता है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश आप लोग टर्म देखिएगा, यहां पर यकृत आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहां यकृत सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा, लिवर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर यानी पंख, फर उनके किस काम का आता है?
यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जो कोल्डर एरिया होते हैं या कोल्ड जोन में जो एनिमल मिलते हैं, तो उनमें जो फर होते हैं, वो फर जो छोटे जो पंख लगे होते हैं उनके अंदर, वो किस काम आते हैं? तो यहां पर दिया गया क्या उनकी जल से रक्षा करेंगे, या वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखते हैं, वही अगर शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करते हैं, या फिर फर के कारण वे सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए इसका प्रमुख कारण होता है कि जो कोल्ड रीजन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है और वह स्थान ठंडे होते हैं, पर इन स्थानों में ठंडे से बचने के लिए या शरीर का तापमान बनाने के लिए ये जानवर क्या करते हैं, जो अपने फर होते हैं, इन फर में क्या करेंगे, ये एयर को सेटल कर लेते हैं, और यह जो हवा होती है, एयर होती है, ये एयर क्या करती है, यहां पर उष्मारोधी की तरह काम करेगी। उष्मारोधी को, हीट को ये प्रिवेंट करेगी, शरीर से हीट को बाहर जाने से रोकेगी और बाहर की हीट को शरीर के अंदर आने से रोकेगी। तो इसका सही जो जरूरी आंसर होगा हमारे लिए, वो वायु को फंसाकर उसे गर्म रखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होना है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय अगर दो पतले कपड़े पहने जाए तो ठंड कम लगती है। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि दो पतले कपड़ों के बीच जो हवा होती है वह उष्मारोधी की तरह काम करेगी, वह शरीर की हीट को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की हीट को अंदर आने से रोकती है। तो प्रमुख वजह यहां भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है और रक्त को शुद्ध करने का काम करता है? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत का ही काम होता है कि जो हमारे अंदर जो भोज्य पदार्थों का संग्रहण यही करेगा, यानी भोजन का स्टोरेज संग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? यकृत के द्वारा किया जाता है। स्टोरेज करने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखने वाले हैं। 18 क्वेश्चन आज के लिए कि अनिषेक फलन, जिसे हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा, से आशयी फल के विकास से है। तो यहां पर दिया गया है, क्या यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होती है निषेचन के बाद, या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर कायिक मुकुलन, जिसे हम लोग वेजिटेटिव बडिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। आगे हम लोग देखेंगे कि नर न्यूक्लियस के प्रति के साथ में मिलने का। तो देखो यहां पर अगर हम लोग अनिषेक फलन की बात करें, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता है, कुछ फल जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये फल बिना निषेचन के ही बन जाते हैं। जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें बहुत सारे, जैसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, टमाटर। टमाटर में पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, यानी बिना निषेचन के फलों का निर्माण होना, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, इसी को हम लोग अनिषेक फलन के नाम से भी जानते हैं। तो सही जवाब हम देखेंगे निषेचन के बिना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, और ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। चलिए तो आज का 19 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हम लोग फ्रेम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे युग्म जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि क्या अंतःप्रद्रव्य जालिका और कोशिका कला, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहां पर दिया गया है सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका कला और कोशिका भित्ति, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, वही यहां भी ऑप्शन हट जाएगा। और यार न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता, ये तो प्लांट सेल की एक नेचर होता है। तो वही इसका सही जवाब हमारे पास में है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि कोशिका कला। देखिए इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को थोड़ा सा चूज कीजिएगा कि सेल वॉल प्लांट में नहीं, एनिमल में नहीं पाई जाती। आप लोगों ने दो ऑप्शन को ऑलरेडी यहां से रिमूव कर दिया। सही जवाब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। तो आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न क्या है आपके लिए। क्वेश्चन है कि यदि दूध से क्रीम को हटाया जाए तो किसका इसका घनत्व कैसा हो जाएगा? काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और आज फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को अगर हटा दे तो इसका घनत्व क्या होगा। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का जवाब यही होगा कि अगर दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो दूध का जो घनत्व है वो घट जाता है। पर इसका जवाब बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो दूध का जो डेंसिटी होता है, दूध का जो डेंसिटी होता है वह बढ़ता है।
दूध का डेंसिटी बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा डेंसिटी का बढ़ना। देखिए जब घनत्व बढ़ता है तो आयतन घट जाता है, डेंसिटी इसका बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहां से हम लोग इसकी क्रीम को हटा दें तो ये ऑलरेडी ज्यादा डेंसिटी वाली होती है, जिसको हम लोगों ने हटा दिया, इसकी डेंसिटी को ये कम कर देती है। जैसे ही वहां से हम लोग क्रीम को हटाएंगे दूध का डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, वीवीआईपी क्वेश्चन यहां से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आज के 22 मॉक को हम लोगों ने प्रॉपर वे में कंप्लीट किया। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, इसका फायदा आपको मिलेगा। चलिए तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं। आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क में, इसका जवाब आप देना है। काफी बच्चे देखकर भी जवाब नहीं देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सेशन में आप लोगों के लेके आ रहा हूं। हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए लगी है। एक सेशन को लेने के लिए 3 घंटे 4 घंटे का समय हमें लगता है, और ये समय केवल आपके लिए है। तो अगर हम डेडिकेट हैं तो आपको भी डेडिकेट होना पड़ेगा। आपको कमेंट में जाकर इनके आंसर जरूर देना है। आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर है कि टेबल शुगर किस प्रकार की शर्करा है। जहां पर पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज ए टेबल शुगर, तो यहां ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी को इसका सही जवाब देना है। और मैंने आप लोगों को बोला है अपनी एक आदत डालिए कि आप कोई भी आंसर दें उसको पूरा डिटेल लिखें, ताकि और भी बच्चे उसको पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों को ये सभी श्रृंखलाएं काफी पसंद है, और अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें। हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट सभी पढ़े, सभी का एग्जाम्स निकले, सभी सक्सेस हो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।